नमस्कार दोस्तों। अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा छायावाद और उसके प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार। मित्रों, इससे पहले हमने छायावाद के विषय में यानी छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं तथा परिभाषाओं का अध्ययन किया। आज हम पढ़ने वाले हैं छायावाद की प्रमुख रचनाएं और जो रचनाकार हैं उनके विषय में। और मित्रों, आप सभी से अनुरोध, अगर आप छायावाद के विषय में यानी छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं, जो प्रमुख लेखक हैं, उनके विषय में विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हो तो आप हमें कमेंट्स में लिख करके बता दीजिएगा। तो हम प्रत्येक लेखक और कवि का संपूर्ण जीवन परिचय रचनाओं सहित आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडेय व मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा इलाचंद जोशी, शिवनाथ एवं गणपति चंद्र गुप्त ने। यानी गणपति चंद्र गुप्त, शिवनाथ सिंह और इलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न। प्रभाकर माचवे एवं विनय मोहन शर्मा ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? प्रभाकर माचवे एवं विनय मोहन शर्मा ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा माखन लाल चतुर्वेदी को। मित्रों, याद रखिएगा कि छायावाद के जो प्रवर्तक है और उन मानने वाले जो विचारक हैं, यानी छायावाद का प्रवर्तक कौन है और उसको मानने वाले जो विद्वान हैं उनके नाम अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत को। अगला प्रश्न। डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4 आधार स्तंभ कौन हैं? यानी डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4 स्तंभ कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व महादेवी वर्मा। मित्रों, याद रखिएगा कि कृष्णदेव झारी ने छायावाद के 4 स्तंभ स्वीकार किए हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। और मित्रों, इनके आगे जो लिखा हुआ नाम है ब्रह्मा, जैसे छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। और छायावाद का महेश या रुद्र किसे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। और छायावाद की शक्ति या दुर्गा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। तो इनके जो उपनाम ये यहाँ पर दे रखे, इनको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में ये इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाले कवियों के दार्शनिक मत क्या क्या हैं? कि छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाले कवियों के दार्शनिक मत क्या है? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद का जो दार्शनिक मत है वो प्रत्याभिज्ञा दर्शन है। और सुमित्रा नंदन पंत के अगर दार्शनिक मत के बात करें कि इनका दार्शनिक मत क्या है, तो इनका दार्शनिक मत अरविंद दर्शन है। यानी ये अरविंद दर्शन से संबंधित हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो ये अद्वैत वेदांत दर्शन के से संबंधित हैं। और महादेवी वर्मा की बात करें तो ये बौद्ध दर्शन से संबंधित हैं। बात करें अगले प्रश्न की।
आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने 1931 में कितने छायावाद की वृहत त्रयी में शामिल किया है? यानी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने 1931 में किसने यानी कितने छायावाद की वृहत त्रयी में शामिल किया है? यानी तो इसका सही उत्तर होगा यानी वृहत त्रयी। मित्रों याद रखिएगा कि छायावाद को आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने दो भागों में बांटा है। एक तो वृहत त्रयी यानी तीन बड़े कवि, और एक है लघु त्रयी जिसमें तीन छोटे कवियों को शामिल किया है। तो जो वृहत त्रयी है उसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो मित्रों वृहत त्रयी में जयशंकर प्रसाद का जो काव्य है वो मानवीय भूमि से संबंधित है। तो सुमित्रानंदन पंत का काव्य कल्पना पर आधारित है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो काव्य है वो बुद्धि तत्व से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है कि छायावाद की लघु त्रयी में किसे शामिल किया गया है? छायावाद की लघु त्रयी में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। मित्रों याद रखिएगा कि तीनों जो वर्मा कवि हैं, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, इन्हें छायावाद की लघु त्रयी में शामिल किया गया है। लेकिन याद रखने योग्य विशेष बात कि छायावाद की जो लघु त्रयी है इसमें कुछ आलोचकों ने भगवती चरण वर्मा के स्थान पर माखनलाल चतुर्वेदी को स्थान दिया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कानन कुसुम। और मित्रों कानन कुसुम का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में ब्रज भाषा में किस नाम से कविता लिखते थे? जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में ब्रज भाषा में किस नाम से कविता लिखते थे? तो इसका सही उत्तर होगा कलाधर नाम से। और मित्रों याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद का कलाधर नाम से लिखित ब्रज भाषा कविताओं का संग्रह चित्राधार नाम से है। अगले प्रश्न की बात करें तो छायावादी कवियों को पलायनवादी क्यों कहा गया है? यानी छायावादी कवियों को पलायनवादी क्यों कहा गया है? मित्रों कल भी हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि किस आलोचक ने छायावादी कवियों को पलायनवादी कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध ने। लेकिन आज का जो प्रश्न है वो है छायावादी कवियों को पलायनवादी क्यों कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा क्योंकि जो छायावादी कवि है वो यथार्थ जीवन की कटुता से मुंह मोड़कर कल्पना लोक में विचरण करने वाले हैं, इस वजह से उन्हें पलायनवादी कहा गया है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा जाता है? यानी जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा उर्वशी काव्य को। और मित्रों याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद का जो उर्वशी काव्य है ये एक चंपू काव्य है। और मित्रों आप सभी से प्रश्न कि चंपू काव्य किसे कहा जाता है? तो चंपू काव्य किसे कहा जाता है इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद को कुछ आलोचकों ने पुरातन पंथी कहा है, क्यों? जयशंकर प्रसाद को कुछ आलोचकों ने पुरातन पंथी कहा है, क्यों? तो इसका सही उत्तर होगा क्योंकि उन्होंने साहित्य सृजन में भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक और पौराणिक कथानकों को आधार बनाया है। यानी हमारे इतिहास और भारतीय संस्कृति तथा भारतीय जो पुरानी कथाएं हैं उसी को आधार मान करके जयशंकर प्रसाद ने रचना कार्य किया है। इस वजह से कुछ आलोचकों ने उन्हें पुरातन पंथी कहा है। और मित्रों आपसे एक प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद के विषय में यह किसने कहा कि जयशंकर प्रसाद गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, यह किसने कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न,
जयशंकर प्रसाद को कामायनी लिखने की प्रेरणा किस ग्रंथ से मिली? जयशंकर प्रसाद को कामायनी लिखने की प्रेरणा किस ग्रंथ से मिली? तो इसका सही उत्तर होगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। अगला प्रश्न, प्रसाद जी की रचना कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? यानी जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है? यानी जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा करुणालय। और मित्रों, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बात करें अगले प्रश्न की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता कौन सी है? यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा जूही की कली। और मित्रों, याद रखिएगा कि निराला की जो जूही की कली रचना है ये 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यानी निराला सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में इस कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास में भेजी, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे अश्लीलता से भरी हुई कविता कहकर के इसको प्रकाशित करने से मना कर दिया था। बात करें आज के अगले प्रश्न की, हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए। बात करें अगले प्रश्न की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को यानी सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला उपनाम और सर्वाधिक प्रसिद्धि किस पत्रिका से मिली? तो इसका सही उत्तर होगा मतवाला पत्रिका से। मित्रों, याद रखिएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी को जो निराला उपनाम है वह मतवाला पत्रिका का संपादन कार्य करने से मिला, और सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि भी उन्हें मतवाला पत्रिका से मिली थी। अगले प्रश्न की बात करें तो हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला प्रश्न, हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा माना जाता है? यानी हिंदी संसार का या हिंदी का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सरोज स्मृति को। मित्रों, याद रखिएगा कि सरोज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री थी, और निराला ने अपनी पुत्री पर जो रचना लिखी सरोज स्मृति, ये हिंदी संसार का सबसे प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों काव्य आंदोलनों का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? कि छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, यानी छायावाद की समय सीमा की बात करें तो 1918 से लेकर के 1936, प्रगतिवाद की बात करें तो 1936 से 1943, प्रयोगवाद 1943 से लेकर 1951 तक। तीनों काव्य आंदोलनों का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा गिरजे का घंटा। और मित्रों, याद रखिएगा कि गिरजे का घंटा सुमित्रा नंदन पंत की ये पहली कविता 1916 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा उच्छ्वास, और ये 1920 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कौन सा है? सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गुंजन। और मित्रों, इसका प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, कौन सी रचना से छायावादी प्रवृत्ति का अंत और प्रगतिवाद का उदय माना जाता है? यानी कौन सी रचना है जिसके
अंत यानी छायावादी प्रवृत्ति यानी वह कौन सी रचना है जिससे छायावादी प्रवृत्ति का अंत और प्रगतिवाद का उदय माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा युगांत, और इसकी रचना 1936 में हुई थी। बात करें अगले प्रश्न की। सुमित्रा नंदन पंत तथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना का नाम क्या है? यानी सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन दोनों ने मिलकर के एक रचना लिखी, दोनों के सहयोग से जो रचना लिखी गई उस रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा खादी के फूल। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा चिदंबरा पर। और मित्रों, चिदंबरा पर उन्हें 1959 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की। कला और बूढ़ा चांद कृति के लिए पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? कला और बूढ़ा चांद कृति के लिए पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न, किसे सजल गीतों की गायिका एवं आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? किसे सजल गीतों की गायिका व आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सी है? महादेवी वर्मा की खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा दिया। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा निहार, जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा यामा के लिए। और मित्रों, जो यामा काव्य संग्रह है ये 1940 में प्रकाशित हुआ था। और आपसे एक प्रश्न कि महादेवी वर्मा को जो काव्य संग्रह है यामा, इसमें कौन कौन से संग्रह को संकलित किया गया है? अगला प्रश्न, किस कवि को क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है? किस कवि को क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन को। और मित्रों, हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। और हालावाद की जो समय सीमा है वो 1933 से लेकर के 1936 तक रही। अब बात करें अगले प्रश्न की। वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर आदि रचनाएं किसकी है? यानी वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, ये आदि रचनाएं किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद की। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, अर्चना, आराधना, राम की शक्ति पूजा, गर्म पकौड़ी, रानी और कानी आदि रचनाएं किसकी है? यानी आदि रचनाओं के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और मित्रों, अब हम चर्चा करें आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की। वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण धूलि, युगपथ और उत्तरा आदि रचनाएं किसकी है? या आदि रचनाओं के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में।
तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।